हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में किसी जो भी नया कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो उसके क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। चाहे वो कैंडिडेट एसएससी के थ्रू, चाहे आईडीसी, यूडीसी या जेई पद पे आया हो या फिर बाकी कोई अदर ट्रेड जो सेपरेट जो बीआरओ डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है उसके थ्रू उसको ज्वाइन करता हो। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 4 बातें आपसे डिस्कस करूंगा। पहली है, जो आपका मेडिकल ऑफिसर होता है मेडिकल करवाते टाइम पे वो किन किन बातों को अपने जहन दिमाग में रखता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करने से पहले। दूसरी चीज़ है, यदि कोई कैंडिडेट पर टेम्परेरी रिजेक्ट होता है तो वो किस किस बेसिस पे किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि यदि किसी कैंडिडेट में कुछ एक माइनर डिफेक्ट होते हैं, यदि वो हैं और वो कौन कौन से हैं तो उनको मेडिकल ऑफिसर नज़रअंदाज भी कर सकता है। चौथा है कि परमानेंट यदि कोई बंदा रिजेक्ट किया जाता है तो वो किस बिहाफ पे किया जाता है। ये जो चारों पॉइंट हैं मैं इनके आपको जो नोटिफिकेशन में बीआरओ डिपार्टमेंट डिटेल देता है कि परमानेंट रिजेक्शन इस बिहाफ पे होगा, टेम्परेरी इस बिहाफ पे होगा, यदि कुछ एक माइनर डिफेक्ट है उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, वो कौन से मेंशन कर रखे हैं मैं इसकी आपको फ़ोटो भी साथ साथ दिखाऊंगा और बाद में मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जो पहला पॉइंट है कि जो मेडिकल ऑफिसर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है वो किस किस पॉइंट्स के मद्देनज़र आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। तो ये पॉइंट इस प्रकार हैं। पहली चीज़ है कि आपके कान, नाक और गले आदि में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो चेक करता है। एक उसके पास में टॉर्च होती है, उससे आपका कान को भी वो चेक करता है एक्सपेंड करके और अच्छी तरीके से, गले को भी चेक करता है और उसके साथ में आपके नाक को भी वो चेक करता है। दूसरी चीज़ है कि आँखें, तो आँखों का बीआरओ ने एक क्राइटेरिया दे रखा है जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इस क्राइटेरिया को चेक करते हैं वो कि इसको बंदा फिलअप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसके अकॉर्डिंग उसका चयन होता है। जैसा कि इस जो मैंने फ़ोटो दिखाई थी इसमें मेंशन है कि आपका 6/12 बोथ आइज़ में है तो अलाउड है। उसके अलावा आपकी राइट आंख में 6/6 और लेफ्ट आंख में 6/24 तक अलाउ है। इसके अलावा आपका जो आई बॉल है, ये जो आँखों का ये है, ये रोटेट कर पाना चाहिए, ये भी वो चेक करते हैं वहाँ पे। तो आँखों के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो आगे बना दूंगा आपको एक अलग से, और उसमें पूरा बता दूंगा 6/6 क्या है, 6/12 क्या है, 6/36 क्या है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा और आपको कैसे पास करना है ये भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है कि आपको बोलने में ज़्यादा हकलाहट नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा हकलाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हकलाहट किसी भी वजह से हो सकती है, स्टैम्परिंग जिसे कहते हैं। एक बंदा जब नई जगह जाता है, पहली बार मेडिकल दे रहा होता है तो वो प्रेशर की वजह से भी कम बोल पाता है या फिर हकलाहट हो जाती है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा हकलाहट नहीं होनी चाहिए, ये भी चेक किया जाता है। आपका जो हार्ट है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने चाहिए, इसका एग्जामिनेशन करता है। आपके शरीर पे कोई गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, यदि है और आपको पता है तो ऑपरेशन से अभी आप ऑपरेशन करवा सकते हो, निकलवा सकते हैं। बाकी शरीर के जो भी जॉइंट्स और पार्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से मूवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हाँ कि आपको हर चीज़ चेक करवाते हैं, हाथ घुमाने के लिए कहेंगे, पैर घुमाने के लिए कहेंगे, लेकिन एज ए नॉर्मल पर्सन आपकी बॉडी बिहेव करनी चाहिए। जो दांत हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, कहने का मतलब है कि साउंड टीथ अच्छी तरीके से होने चाहिए। कहने का मतलब है कि इतने कोई ज़रूरी नहीं है, किसी की इश्यू होता है कि यार मेरे दांत टूटे हुए हैं तो क्या मुझे पास कर देंगे, तो दांत टूटने से मैटर नहीं करता और 32 दांत होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। किसी के दांत क्या होते हैं, डिके होते हैं, तो डिके टीथ है तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कहने का मतलब है कि इतने दांत होने चाहिए आपके कि आप खाना खा सको, खाने को अच्छे से चबा सको, इस तरीके से। और कुछ एक पूछ रहे थे कि
इरेगुलर टीथ है, आगे पीछे हो रखे हैं, तो भाई गैप ज़्यादा है, मैटर नहीं करता वो सारी चीज़ें। आपके दांत होने चाहिए और वो इतने होने चाहिए कि आप खाना चबा सको और खाना खा सको, इतने होने चाहिए आपके दांत। और एक मेन पॉइंट जो कि है यूरिनरी ट्रैक्ट, जो आपका जो मूत्रपात है उसमें कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए, ये भी वहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। तो जनरली मेडिकल ऑफिसर पर्सनली ये चीज़ चेक करता है कि आपके कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, आपके पेनिस को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि किस बेसिस पे आपको टेम्परेरी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, यदि आपके चश्मा लगा हुआ है और देखने में आपके प्रॉब्लम है, तो आप क्या किया कि जैसे आप घर से निकले और आपकी आंखों में प्रॉब्लम भी है लेकिन आप चश्मा नहीं लेके गए, तो वहाँ पे पता लगा कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उस केस में आपको परमानेंट रिजेक्ट नहीं करते, टेम्परेरी रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई का ये क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए, और वो विद और विदाउट ग्लासेस दोनों केस में आपकी आंखें चेक करते हैं। तो 6/12 और 6/24 तक लगभग इतना चलता है। उसके बियॉन्ड यदि आपकी आंखें ख़राब हैं तो उस केस में आपको टेम्परेरी रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाद में आपका रीमेडिकल होता है, तो उसमें भी वो मिलिट्री हॉस्पिटल आदि में होता है। यदि वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए तो बाद में परमानेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। बाकी आँख का मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे आप बच सकते हैं इस चीज़ से। यदि आपके डिकेड टीथ हैं, यदि आपने उनका डेंचर करवा के उनको करेक्ट करवा रखा है जो डिकेड टीथ थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें फिट माने जाएंगे। लेकिन डिकेड टीथ हैं और ज़्यादा डिकेड टीथ हैं तो आपको फिर भी परमानेंट रिजेक्ट नहीं करेगा, टेम्परेरी रिजेक्ट करेगा, जिससे कि आप घर जाके उनकी डेंचरिंग करवा सकते हैं और बाद में उनको सेट करवा सकते हैं। काफ़ी बंदों का ये भी डाउट है कि जो डीएनएस की प्रॉब्लम है, जो डेविएटेड नेसल सिस्टम है, तो क्या होता है कि डेविएटेड नेसल सिस्टम में जैसे आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो देखिए, तो एक होता है नॉर्मल नाक की हड्डी एकदम सीधी होती है, एक क्या होता है किसी फोर्स की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी तरीके से अपनी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, अपना एक नाक क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है, एक से प्रॉपर सांस एक साइड से आता है, एक से प्रॉपर सांस नहीं आ पाता है। तो कहने का मतलब वो हड्डी सीधी होनी चाहिए। डीएनएस इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक नहीं करते हैं, यदि हल्का फुल्का डेविएशन है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। यदि आप टेम्परेरी रिजेक्ट हो जाते हैं डीएनएस में, तो आप ट्रीटमेंट करवा के आ सकते हैं और बाद में आपको फिट कर दिया जाएगा, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। और यदि अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो डेविएटेड नेसल सिस्टम में नाक बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो रखी है हड्डी, या सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम है, देखने में भी दिख रहा है अंदर से कि हाँ ब्लॉक है, तो आप अभी ऑपरेशन करवा के जा सकते हैं। नेक्स्ट जिस पॉइंट से हम टेम्परेरी रिजेक्ट हो सकते हैं वो है बीएमआई। जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आपका 30 से अबव नहीं होना चाहिए। तो यदि 30 से अबव हुआ तो आपको टेम्परेरी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिन पॉइंट्स के बिहाफ पे आप टेम्परेरी रिजेक्ट किया जा सकते हो, मैंने आपको फ़ोटो में भी दिखाए थे और मैंने अभी डिस्कस भी किए हैं। यदि इनमें से किसी पॉइंट के बिहाफ पे यदि आप रिजेक्ट होते हो तो आपको 60 डेज़ का टाइम मिलता है। मीन्स 60 डेज़ के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन करके और दोबारा जो एक हायर मेडिकल ऑफिसर होता है वो आपकी इन चीज़ों को दोबारा से चेक करेगा 2 महीने के अंदर। और आप यदि 2 महीने के अंदर ये चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं तो आप फिट माने जाओगे। और जब ये रीमेडिकल होता है जो दोबारा से, तो ये जनरली जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे होता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा और डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बना दूंगा कैसे करवाते हैं रीमेडिकल। जो मेरा थर्ड पॉइंट था, हमने अभी तक जो मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसके बिहार पे ऑफिसर चेक करता है वो डिस्कस कर लिए। टेम्परेरी रिजेक्ट किस बेसिस पे हो सकता है वो डिस्कस कर लिया। थर्ड है कि कौन से माइनर डिफेक्ट हैं जिनको मेडिकल ऑफिसर नज़रअंदाज कर सकता है, और उनके बिहाफ पे यदि किसी के हल्के फुल्के ये प्रॉब्लम है तो आप ये मत सोचिए कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, पास कर दिए जाते हैं वो आप।
तो इन पॉइंट्स में पहला है, यदि आपके हल्का फुल्का फ्लैट फुट है, मीन्स कि वैसे फ्लेक्सिबल है फुट और हल्का फ्लैट फुट है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। एज सच इतना हार्ड नहीं है। फ्लैट फुट के साथ साथ यदि आपका नोक नी मीन्स कि इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, और जो कर्व्ड कई बार पैर होते हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। तो यदि ये हल्का फुल्का हुआ तो आपको कंसिडर कर लेते हैं, रीमेडिकल जनरली नहीं दिया जाता है। यदि किसी के जो कान का पर्दा होता है, ईयर ड्रम है, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, ऑपरेशन से सही करवा लिया, अभी फ़िलहाल ठीक है, तो यदि वो चेक करेंगे तो उनको पता तो लग ही जाता है, लेकिन आप पास कर दिए जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा केस मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ्रेंड था, तो उसके कान के पर्दे में छेद था। उन्होंने क्या किया, उसको उस टाइम पे टेम्परेरी रिजेक्ट कर दिया गया था। वो वापस घर पे गया, उसने जाते ही 5 या 7 दिन बाद में ऑपरेशन करवाया और 2 महीने बाद में वापस से आके रीमेडिकल करवाया मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो उसे फिट कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्टैम्परिंग मैंने बताया था, यदि हल्की फुल्की स्टैम्परिंग है, वो मैंने बताया कि सिचुएशन के हिसाब से भी हो जाती है, तो उसको पास कर दिया जाता है, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप इतनी टेंशन लेके मत रहना। नेक्स्ट पॉइंट है टैटूज़। तो टैटूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि परमानेंट टैटू है यदि आपके, और वो जो टैटू है वो इनर साइड में, हाथ के इस साइड में है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी, यदि ये हथेली है, इसके पीछे के साइड में कोई टैटू है हल्का फुल्का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है, वो आपको पास कर सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि टैटू है वो वल्गर या ऑब्जेक्शनेबल हुआ, तो उस केस में आपको परमानेंट रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है, वो उस टैटू को किस तरीके से कंसीडर करता है। बाकी मैंने जैसा बताया, यदि इनर साइड में है और नॉर्मल टैटू है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बाकी पीछे इधर नॉर्मल टैटू है तो भी एक्सेप्ट हो सकता है। बाकी शरीर का पूरे पार्ट पे देखा जाता है आपको कि कहीं कोई टैटू वगैरह तो नहीं है ना, और वो किस टाइप का टैटू है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके मेडिकल ऑफिसर पे। 2 मेडिकल ऑफिसर हैं उन पे। अब जो लास्ट पॉइंट है अपना कि परमानेंट रिजेक्ट किस बेसिस पे किसी कैंडिडेट को किया जाता है, तो ये पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहली चीज़ है कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है, बॉडी मास इंडेक्स मीन्स जनरली होता है आपका हाइट, बॉडी BMI जिसे बोलते हैं, कि हाइट और आपका वेट का रेशियो है। आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे और वहाँ पे BMI कैलकुलेट करेगा, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपकी हाइट कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है, तो वो BMI कैलकुलेट करके बता देता है। तो यदि आपका BMI 18 से नीचे है तो आपको परमानेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि आपका अबनॉर्मल बॉडी पोस्चर है तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखने से पता लग रहा है कि इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो हो सकता है रिजेक्ट। मीन्स ये जो मैं पॉइंट जो भी बता रहा हूँ ये है कि इनमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप परमानेंट रिजेक्ट कर दिए जाओगे। यदि ऐसा ये मेडिकल ऑफिसर पे डिपेंड है कि यदि उसको ये चीज़ें लगी कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको रीमेडिकल का कोई ऑप्शन नहीं देगा। तीसरा पॉइंट हो गया कि यदि आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ओबियसली बात है ये कोई किसी पे लागू नहीं होता, क्योंकि यदि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है और आप पहुंचे हैं तो सोचने समझने की आप में शक्ति है। यदि सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जनरली इस केस में कोई नहीं फंसने वाला, रिलैक्स रहिए। बहरेपन के केस में आपको परमानेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। बाकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हकलाहट है, तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा हकलाहट की बात की है मैंने, पहले भी बता चुका हूँ कि हल्की हकलाहट है तो एक्सेप्टेबल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप यदि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं तो आपको परमानेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। कलर ब्लाइंड का मतलब हो गया कि आप ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है, तो आपको कलर ब्लाइंड कैंडिडेट कहा जाता है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल बता दूंगा कि कैसे कैसे चेक होता है। बाकी वो जनरली एक नोटबुक देते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं अलग अलग कलर में, उसको पढ़वाते हैं।
तो यही करते हैं वो चेक करने के लिए। टूथ डीके, और मैं कह सकता हूँ कि किसी के दांत बहुत कम हैं, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि यदि आपके बहुत कम दांत है कि आप खाना भी नहीं खा सकते, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे परमानेंट बेसिस पे। और दूसरा है कि डिकेड टीथ हैं आपके, कि बहुत ज़्यादा डिकेड टीथ हैं कि आप खाना नहीं खा सकते, तो उस वाले केस में भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन इतने दांत हैं, 1-2 दांत या 2-4 दांत टूटे हुए हैं, लेकिन हैं दांत और खाना खा सकते हो अच्छे से, तो उस केस में आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी जो डिकेड टीथ है उसके बारे में मैंने बताया था कि यदि डेंचर आपने करवा रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। कहने का मतलब है कि आपका डेंटल पॉइंट है, जो दांतों का पॉइंट है, वो 14 से कम नहीं होना चाहिए। अब ये डेंटल पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, ये आप गूगल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे देख लेना, तो आप ये चेक कर लेना कि मैं उस क्राइटेरिया में, यदि किसी के टूथ दिखे या फिर दांत ज़्यादा टूटे हुए हैं या फिर अब नॉर्मल टीथ के केस में जनरली होता नहीं है कि, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना कि डेंटल पॉइंट 14 से लेस कोई कैंडिडेट कब आता है, तो ये क्राइटेरिया आप चेक कर लेना। लंग्स और फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, अच्छे से वर्क करने चाहिए। यदि उनमें इन्फेक्शन वगैरह है तो आप परमानेंट रिजेक्ट कर दिए जाओगे। बाकी बीपी, ब्लड प्रेशर है, वो जो 140 mmHg इससे अबव नहीं होना चाहिए। जनरली नॉर्मल पर्सन का 80 से 120 होता है, लेकिन 80 से 140 तक कंसिडर किया जाता है आराम से। 140 से अबव नहीं होना चाहिए आपका बीपी चेक करने पे। यदि 140 से ऊपर है तो आप टेम्परेरी रिजेक्ट कर दिए जाओगे। बीपी में एक चीज़ और है कि फर्स्ट टाइम यदि आप 140, 80 और 140 के बीच में आता है तो आप पास कर दिए जाते हो। लेकिन यदि आपका 140 से अबव है तो आपको 3-4 मौके दिए जाते हैं, 4-5 मौके कि पानी पी लो, थोड़ा रिलैक्स फील कर लो, तो आराम से चेक किया जाता है। ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार में रिजेक्ट करके निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि बॉडी टैटूज, तो ऑब्जेक्शनेबल और जो वल्गर टैटूज हुए तो हो सकता है आप परमानेंट रिजेक्ट हो जाओ। ये टोटली डिपेंड करता है आपके मेडिकल ऑफिसर पे। और नॉर्मल टैटू है और वो हाथ के इनर साइड पे है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, या फिर हथेली के पीछे की साइड में है, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ऐसे जितनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। और मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि ये चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी मैं आँखों पे बीपी स्टैंडर्ड क्या है, नोक नीक, फ्लैट फुट, डीएनएस, कलर ब्लाइंडनेस, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बंदों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो कैसे रीड करवाते हैं वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो अभी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और मेडिकल में फ्री माइंड से जाइए। ऐसे जितनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। और मेडिकल कुछ एक लक पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे, टाइमिंग पे, सब पे डिपेंड करता है। तो आपकी कोई प्रॉब्लम है भी और आपको लग रहा है ज़्यादा मेजर है, तो आप उसको मीन टाइम में सही करने की कोशिश करिए। और यदि सही नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल में नहीं जाएं, एटलीस्ट मेडिकल को फेस करिए। हो सकता है कुछ एक वहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएं कि आप रिजेक्ट नहीं हो पे फाइनली। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।